एक चीज़ ये भी है कि जो विपक्षी दलों की एकता की एक नई तरीके से परिकल्पना शुरू हुई है। पिछले 3-4 दिनों में उसमें काफ़ी कुछ घटनाक्रम हुआ है। जी। तो क्या इस तरह की कार्रवाई के पीछे इस बन रही एकता को तोड़ने का विचार भी हो सकता है? और इसमें एक बहुत रोचक बात ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं, जो मेरे मित्र हैं और जो भाजपा के समर्थक हैं, कि हो सकता है कि 24 तक कोई विपक्ष का नेता ही ना बचे, या तो सब दागी हो जाएँगे या जेल में रहेंगे। तो हुँ। इस पूरी घटनाक्रम के आलोक में उसको हम कैसे देख सकते हैं, इस तरह की नहीं, नहीं, स्थिति? सब कुछ हो सकता है भाई, सब कुछ संभव है। आपके जो भाजपा के समर्थक और हमदर्दी रखने वाले लोगों ने जो अंदाजा लगाया है, मैं उस अंदाजे को खारिज नहीं कर रहा हूँ। मैं ये मानता हूँ कि सब कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखिए, किसी के ऊपर भी शक किया जा सकता है, पुलिस को शक करने से कोई कौन रोकता है? आपने हरशंकर परसाई की वो कहानी पढ़ी है, बहुत मशहूर कहानी, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। हुँ, उनकी विश्वविख्यात कहानी है, अंग्रेजी में भी उसका अनुवाद हुआ है, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। चांद की सरकार को इस बात का काफ़ी दुःख था कि उनकी पुलिस सक्रिय नहीं है। तो वो हिंदुस्तान की सरकार के सामने एक माँग रखती है कि आप एक अपने बहुत ही बेहतरीन पुलिस अफ़सर को भेजिए हमारे यहाँ। तो ताकि हमारी पुलिस की वो थोड़ी ट्रेनिंग दे। तो यहाँ से इंस्पेक्टर मातादीन को भेजा गया, चाँद के ऊपर। हुँ, हुँ, और चाँद पे जाके उन्होंने वहाँ की पुलिस को प्रशिक्षित करना शुरू किया। तभी वहाँ पे कोई एक हत्या हुई, तो थाने में बैठ के उन्होंने थानेदार अपने जो जो जाँच अधिकारी थे उनसे पूछा कि भई आपने किसी पे शक किया? तो वो बोला कि नहीं हमें तो कोई समझ में नहीं आ रहा है किसके ऊपर शक करें। तो उन्होंने कहा आपको शक करने से रोकता कौन है? आप शक कीजिए। हैं? उसके बाद उस इलाके के तमाम जराइम पेशा लोगों को बुलाया गया। उन्हीं में से किसी एक के ऊपर शक उन पिटाई लगाई गई, उन्हीं में से किसी एक के ऊपर शक किया गया। काफ़ी दिन इंस्पेक्टर मातादीन वहाँ पे रहे, वहाँ की पुलिस को इसी तर्ज पे प्रशिक्षित करते रहे। फिर वहां से चांद सरकार ने फिर भारत सरकार को एक पत्र भेजा, इसमें लिखा कि आप इंस्पेक्टर मातादीन को कृपा करके फौरन वापस बुला लीजिए। उन्होंने हमारी पुलिस को इस तरह प्रशिक्षित किया है कि हमारे यहाँ किसी डूबते हुए को इसलिए नहीं बचाता कि इन्हें डुबाने के आरोप में बंद कर दिया जाएगा। जहां पे आगजनी होती है वहां पे आग कोई इसलिए नहीं बुझाता, आगजनी करने के आरोप में उसे गिरफ्तार कर दिया जाएगा। मरते हुए को कोई इसीलिए इसलिए अस्पताल नहीं पहुंचाता कि उसके ऊपर कत्ल की कोशिश का या कत्ल का इल्जाम लगा दिया जाएगा। फिर इंस्पेक्टर मातादीन को वहां से बुलाया गया, तो इंस्पेक्टर मातादीन से बाद में पत्रकारों ने पूछा कि भाई आप चांद गए थे, आपका क्या तजुर्बा निकला? तो इंस्पेक्टर मातादीन ने कहा था कि आप सब लोगों को चांद उजला लगता है, मैं चांद के अंधेरे पक्ष को देख के आया हूं। ये बहुत ही विश्वविख्यात कहानी है हरशंकर परसाई की, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। तो हुँ, ये पूरी शैली यही है कि किसी पे भी शक कीजिए, आप किसी को भी गिरफ्तार कीजिए और जांच पड़ताल जारी रखिए। अभी अरविंद केजरीवाल ने जब उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी, तो उस अवसर पर उन्होंने भाषण देते हुए कहा था कि सब लोग 8-10 महीने जेल रहने के लिए तैयार हो जाएं। 8-10 महीने के बाद नहीं रखेंगे जेल, क्यों कुछ किया नहीं है तो 8-10 महीने बाद फिर जमानत मिल जाती है। हुँ, हुँ। तो इतने कम से कम जेल में जाने के लिए तैयार हो जाइए। तो इस प्रकार का पूरा माहौल बना हुआ है। मुझे तो साफ लगता है कि भ्रष्टाचार के इसी मुद्दे के ऊपर अगला लोकसभा चुनाव होने वाला है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष के सब नेता भ्रष्ट हैं। प्रधानमंत्री कई बार इस बात को कह चुके हैं और वो सीबीआई से भी कह चुके हैं कि सबके खिलाफ कार्रवाई करो, कितना भी मजबूत हो उससे बचना नहीं चाहिए। बार बार कह रहे हैं कि हमारी सरकार के खिलाफ सारे भ्रष्ट लोग एक गोलबंद हो गए और विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री भ्रष्ट हैं। और इस संदर्भ में उनके ऊपर सबसे ज्यादा संगीन आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाया है। चूंकि उन्होंने आरोप विधानसभा के पटल में सदन में बोलते हुए लगाया है, इसलिए उस बिना पे उन्हें गिरफ्तार किया नहीं जा सकता, उस बिना पे उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, कोई एफआईआर नहीं दर्ज की जा सकती, दफा 500 का मुकदमा भी उनके खिलाफ नहीं जारी किया सकता। अगर ये वही बातें उन्होंने बाहर की होती सदन के, तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर न जाने कितनी जगह एफआईआर दर्ज हो जाती और कितने मुकदमे उनके ऊपर लगा दिए जाते। हुँ, और वो आरोप इतने संगीन है जो अरविंद केजरीवाल ने लगाए हैं कि कोई भी टीवी चैनल भी उन आरोपों का जिक्र नहीं करता। जब मैं उनके सामने जिक्र करता हूं तो कोई उसका जवाब नहीं देता, चुप रह जाते हैं। अरविंद केजरीवाल के उस वक्तव्य की कोई चर्चा नहीं करता, क्योंकि सबको डर है कि अगर उस वक्तव्य की चर्चा करेंगे तो वो वक्तव्य और चर्चित हो जाएगा। हुँ। हालांकि वो पहले से ही काफी चर्चित है। एक ये भी है कि जिसका ज़िक्र एक बार और आपने बातचीत में किया था कि जी। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के समर्थक एक माहौल बनाने की कोशिश में हैं कि सबकी आलोचना करो, पर प्रधानमंत्री आलोचना से ऊपर हैं। तो एक तो अरविंद केजरीवाल ने जी। विधानसभा में काफ़ी तीखे आरोप लगाए और कहा कि सारा पैसा इन्हीं का है, और दूसरा उन्होंने उनके अनपढ़ होने के एक अभियान की भी शुरुआत कर दी। तो ये भी लगा कि जो प्रधानमंत्री और उनकी टीम है, वो सीधे हमला करने के मूड में है।
और कुछ लोग कहते हैं कि शायद इस तरह की राजनीति से बचा जाना चाहिए। इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं नहीं मानता हूं। देखिए, अब डॉक्टर लोहिया थे, वो जवाहरलाल नेहरू के ऊपर जम के हमला करते थे। वो केवल राजनीतिक आलोचना ही नहीं करते थे, वो उनके व्यक्तित्व की आलोचना भी करते थे। वो नेहरू की जो एक चमकदार छवि थी, उस छवि को खंडित करना चाहते थे। वो मानते थे कि ये छवि जो है, ये छवि लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। प्रधानमंत्री की एक देवता जैसी छवि बना दी जाएगा तो वो लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। तो लोग कहते थे भाई कांग्रेस तो बहुत मजबूत है, उसके पास तो बहुत ताकत है, सारे देश में उसका बड़ा जलवा है उसका। तो वो डॉक्टर लोहिया कहते थे कि मैं चट्टान के ऊपर मारता रहूंगा हथौड़े से, कितनी भी देर में टूटे चट्टान कभी ना कभी तो टूटेगी। ये डॉक्टर लोहिया का कहना था। तो मैं समझता हूं कि ये जो पूरा तर्क है कि अरविंद के प्रधानमंत्री की आलोचना करने से वोट कम हो जाते हैं, जनता आपसे नाराज हो जाती है, ये तर्क सही नहीं है। ये तर्क भी उनकी छवि को और ज्यादा चमकदार बनाने के लिए गढ़ा गया है, और इसके गढ़ने में मीडिया की भी भूमिका है। पहले लोग कहते थे अरविंद केजरीवाल का प्रधानमंत्री से एक साठगांठ है, इस साठगांठ के कारण वो प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, या वो अपनी पार्टी में लोगों को कह देते हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ ना बोलो, बाकी और भाजपा की आलोचना करो। अब तो वो सब बात भी नहीं कुछ दिखती। बिल्कुल। एक मैं भी शाम में देख रहा था कुछ चर्चाओं को, तो उसमें एक बात ये आ रही थी कि अ, रविवार को बुलाने का एक मकसद ये हो सकता है, और आज अम्बेडकर जयंती के दिन, जिस दिन छुट्टी है सार्वजनिक, उस दिन नोटिस जारी करना और रविवार को बुलाने, इन दोनों का मकसद ये है कि रविवार को शायद केजरीवाल को गिरफ्तार भी कर लिया जाए। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी के सामने एक अस्तित्व का संकट आ सकता है, ऑपरेशन लोटस ज़्यादा आसानी से चलाया जा सकता है। तो क्या आपको ये लगता है कि जब 2 प्रमुख नेता अगर कहीं, एक हम स्थिति कल्पना करते हैं, जेल में चले जाते हैं, सिसोदिया पहले से जेल में है और अरविंद केजरीवाल भी चले जाते हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी के भीतर एक संगठन के रूप में इतनी क्षमता है कि वो अपने अस्तित्व को लंबे समय तक चला देखिए, पाए? जो पार्टी किसी एक या दो नेताओं के नजारे से गैरहाजिर होने के कारण अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा बड़े संकट का शिकार हो जाती है, या उसके अस्तित्व का संकट पैदा हो जाता है, तो वो पार्टी तो काफी कमजोर पार्टी है। मैं ही समझता हूं कि अगर ये बिल्कुल शुरुआत में घटना हुई होती, जब आम आदमी पार्टी बनी थी, तब जरूर ये बात कही जा सकती थी। अरविंद के जेल चले जाने से या मनीष सिसोदिया के जेल चले जाने से दिक्कतें तो पैदा हुई हैं, अरविंद के जेल चले जाने से और भी ज्यादा दिक्कतें पैदा होंगी। लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि उससे कोई पार्टी का ढांचा पूरी तरह ढह जाएगा या ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी की जनता में काफी जड़ें हैं दिल्ली में, और भारतीय जनता पार्टी वालों से आप पूछिए कि आप अगले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को हरा सकते हैं? हरा सकते हैं तो कम से कम एक सादा कागज के ऊपर एक पतली पर्ची भी लिख के दे दीजिए कि हम गारंटी करते हैं अगले चुनाव में आम आदमी पार्टी को हरा देंगे। तो कोई पर्ची भी लिख के नहीं देगा।